गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के नाटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम जयशंकर प्रसाद ने किया था और उन्होंने विभिन्न नाटक लिखे। उसी कड़ी में आगे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटकों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आधुनिक नाटक के वे अग्रदूत थे। उनकी प्रसिद्ध नाटकों में उनकी प्रसिद्धि जो है नाटकों से मिली, क्योंकि मोहन राकेश एक मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी इत्यादि लिखे, नाटक भी लिखे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि नाटकों से मिली। उन्होंने 4 नाटक लिखे, जिसमें पहला है आषाढ़ का दिन, दूसरा है लहरों का राजहंस और तीसरा है आधे अधूरे, चौथा है पैरों तले जमीन, जो अल्पायु में मृत्यु के कारण उनके मित्र कवि कमलेश्वर ने पूरा किया। उनका जन्म 8 फरवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए वे लाहौर चले गए और मुंबई में अध्यापन कार्य किया, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ जिंदगी से घुटन महसूस हुआ और वे वहाँ से छोड़ कर शिमला चले आए। लेकिन वे ज़्यादा समय तक शिमला में भी नहीं रहे और अल्पायु में ही 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनके नाटकों में महत्वपूर्ण रचना आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक काफी चर्चित नाटक है और हमारी पाठ्य पुस्तक में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी आधुनिक समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव के कारण मानसिक द्वंद्व और अस्तित्व बचाने को लेकर यह नाटक काफी चर्चित रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में अपने को बदलने की कहानी है। यह नाटक कालिदास के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 अंक हैं, जिसमें प्रथम अंक में कालिदास उज्जैनी जाता है और दूसरे अंक में वह ग्राम आकर मल्लिका से नहीं मिलता है और तीसरे अंक में वह मल्लिका के पास आकर भी बदली हुई परिस्थितियों के कारण वापस लौट जाना इस कहानी की पूर्णता को प्राप्त करता है। जबकि मल्लिका द्वारा कालिदास के प्रति एक कवि के रूप में प्रेम करती है और उसे ऊंचा पद तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मल्लिका कालिदास के प्रति प्रेम अगाध प्रेम है और आषाढ़ की वर्षा में वह कालिदास से मिलती है और जो उसने प्रेम को प्राप्त किया, इसका वर्णन वह अपनी माँ से भी कहती है कि माँ, आज मैंने जो प्रेम प्राप्त किया है, ईश्वरीय प्रेम प्राप्त किया, उसका वर्णन मैं तुमसे नहीं कर सकता। माँ जो यथार्थ से परिचित है, माँ कहती है कि जो कालिदास तुमसे प्रेम करता है वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। यही जीवन का यथार्थ है और इसके बावजूद भी वह माँ के मना करने के बावजूद भी वह कालिदास से प्रेम करती है, उसे उच्च पद के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन कालिदास को उज्जैनी के राजा के दरबार से बुलावा आने पर वह जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब कालिदास उज्जैनी चला जाता है तो मल्लिका को भूल जाता है। वहीं प्रियंगु मंजरी से, जो वहां की राजकुमारी है, उससे शादी भी करता है, लेकिन कालिदास का मन वहां नहीं लगता है। वह गांव आता है, इसके बावजूद भी वो मल्लिका से नहीं मिलता है। इधर मल्लिका जो है, विलोम द्वारा बताए गए कि कालिदास ने
उज्जैनी के राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से शादी कर चुका है। ऐसी स्थिति में अब भी उसका तुम इंतजार करोगी? कालिदास के इस खबर को सुनकर, जानकर, और वो दोबारा आया भी था तुम्हारे गांव और तुमसे नहीं मिला। ऐसी स्थिति में तुम अभी भी उसके लिए इंतजार करोगी? इधर मल्लिका की मां मर चुकी है। आर्थिक विपन्नता और स्वयं को बचाने के लिए विलोम जैसे गंवार से भी शादी कर लेती है। उससे उत्पन्न एक बच्ची भी होती है। एक बार कालिदास अपने पुराने प्रेम को पाने के लिए मल्लिका के घर आता है और जब वह मल्लिका द्वारा उत्पन्न विलोम के बच्ची को देखता है तो उसे एहसास हो गया है कि अब काफी देर हो चुका है और बदली हुई परिस्थितियों के कारण वहां से वो पलायन कर जाता है, भाग जाता है। आज के नौजवानों की यही सबसे बड़ी कमी है कि जिसे प्रेम करते हैं उसे शादी नहीं करते हैं, और संजोग है कि जिससे शादी हम करते हैं उसे प्रेम नहीं करते हैं। यानी हम एक तरफ ऊंची नौकरी, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं और जैसे ही हमें उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है हम पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हम इस भव सागर में हम कहीं ना कहीं डूबने जैसी स्थिति आ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने कालिदास के बारे में देखा कि वो अपने पुराने प्रेम को छोड़कर पद प्रतिष्ठा के लिए शादी विवाह, यहाँ तक कि उसकी खोज खबर नहीं लेता है और फिर अपने पुराने प्रेम को पाने के लिए आतुर, व्याकुल और मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर वह पाना भी चाहता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के कारण वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। यही इस कहानी का मुख्य घटना है और यही और पात्र जो है काफी परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही पात्र बहुत ही नाटकीय ढंग से अपनी बात इस नाटक में रखते हैं और यह नाटक काफी प्रभावशाली और सशक्त है। यह मोहन राकेश जी की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की एक सशक्त मिसाल है। दूसरा उनका नाटक है लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस एक ऐसी नाटक है जहां एक तरफ भौतिकवादी और दूसरी तरफ आध्यात्मिक सुखों के द्वंद्व में फंसा यह कहानी आज के द्वंद्व को भी दर्शाता है। आज हम लोग पश्चिमी या पाश्चात्य देशों की भौतिकवादी सुख की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन हमेशा से ही आध्यात्मिक सुखों की ओर व्यक्ति को उन्मुख करता रहा है। यहाँ बुद्ध के सौतेला भाई नंद जो अपनी आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए अपने भाई बुद्ध की तरह ही आध्यात्मिक सुखों की तरफ उन्मुख होना चाहते हैं, जबकि उनकी पत्नी सुंदरी भौतिकवादी सुख सुविधाओं से लिप्त अपने रूप सौंदर्य के प्रति काफी आकर्षित है। उसे लग रहा है कि हम भौतिकवादी सुखों से हम अपने सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पति को भी रूप के मोह जाल में बांध सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को भौतिकवादी सुखों से अगर सुख नहीं मिले तो उसका एक ही विकल्प बनता है कि आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति, और यह सुख की प्राप्ति के लिए उसे स्वयं ही अपना रास्ता चुनना होता है, और वही रास्ता उसके लिए ग्राह्य भी है। दूसरे द्वारा बताए गए रास्ते कितनी भी अच्छी क्यों न हो वो कभी भी ग्राह्य नहीं हुआ। और अंत में नंद जी बाल का मुंडन करवाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर और आध्यात्मिक सुखों की ओर पलायन करते हैं। यही इस नाटक की मुख्य कहानी है। जबकि आधे अधूरे नाटक, जैसा कि इसका नाम है आधे और अधूरे,
जीवन में सभी को सभी कुछ नहीं मिलता है और इसमें पति पत्नी के संबंधों को बड़ी ही बखूबी से उठाता है ये नाटक। एक महेंद्र नाथ हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी जो अभावग्रस्त हैं, परिवार में अपनी इच्छाओं के दमन से परिवार अस्त व्यस्त हो जा रहा है। पत्नी सावित्री जो है घर के दायित्वों को निर्वाह करती है, लेकिन अभाव के चलते इच्छाओं का दमन करते हुए दूसरे व्यक्तियों की खोज में, जो व्यक्ति अभावग्रस्त रहता है वो दूसरे व्यक्तियों की खोज में रहते हैं, लेकिन स्वयं की कमियों के कारण, अधूरे के कारण एहसास और भी तीव्र हो जाता है। यानी पूर्णता को प्राप्त करना हर नर नारी का ये ध्येय है, लेकिन इसी आधे अधूरे की खोज कि हम पूर्णता को कैसे प्राप्त करें, जो इस नाटक बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उठाती है और यह आज के आधुनिक समाज के काफी नई सीख देती है। धन्यवाद।